आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर उसने बिल्कुल आराम से कहा, मदर आप और फादर बात कीजिए, मैं थोड़ी देर खेलने जा रही हूँ। इतना कहकर वह बिना एक पल रुके वहां से भाग गई। अपनी छोटी सी पैडेड जैकेट को सबसे महत्वपूर्ण समय पर मुझे छोड़कर भागते हुए देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और सालों पहले हुई उस घटना के लिए माफी मांगने का फैसला किया। मैंने कहा, उस समय जो हुआ था वह दरअसल एक एक्सीडेंट, लेकिन एक्सीडेंट शब्द पूरा होने से पहले ही शेन किकी के शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। उसकी आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका जिक्र करने की? उस समय उसे मुझ पर तरस आ गया था, क्योंकि वह मुझे एक साधारण इंसान समझती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई निर्दोष व्यक्ति उसकी मुसीबतों में फंस जाए, इसलिए अपनी चोटों की परवाह किए बिना उसने मेरी रक्षा की। वह लगभग मर ही गई थी, लेकिन जब वह मौत के किनारे पहुंच चुकी थी तब अचानक उस हरामी ने यानी मैंने अपनी असली ताकत दिखा दी और बड़ी आसानी से उसके दुश्मनों का सफाया कर दिया। केवल इतना होता तो भी ठीक था, लेकिन उसके बाद मैंने जो किया था उसे याद करके आज भी वह गुस्से से भर जाती थी। हालांकि अब वह मुझे मार भी नहीं सकती थी। आखिर चिंग चिंग को अपने पिता की जरूरत थी। शायद यही सोचकर उसके शरीर से निकल रही किलिंग इंटेंट धीरे धीरे शांत हो गई। फिर उसने ध्यान से मेरे चेहरे को देखा, अपना नाजुक हाथ उठाया और मेरी ठुड्डी को हल्के से ऊपर कर दिया। उसकी आवाज में किसी भी तरह के इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने कहा, मेरे साथ वापस चलो और मेरे पति बनो। मैं वहीं जड़ हो गया। तुम्हारा पति? इंपीरियल कंसोर्ट बनूं? मेरी आंखें फैल गईं। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। मैं किसी और के परिवार में शादी करके कैसे जा सकता था? मैं जोर से मना करने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में वह आवाज गूंजी जिसे मैं सबसे कम सुनना चाहता था। चॉइस 1, अपनी पत्नी के साथ घर वापस जाओ, रिवॉर्ड फ्रीडम। चॉइस 2, अपनी पत्नी के साथ घर वापस जाने से इनकार करो, पनिशमेंट 100,000 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। मैं कुछ सेकंड तक खाली नजरों से देखता रह गया, फिर और देखता रहा। आखिरकार मैंने मन ही मन चिल्लाकर कहा, सिस्टम, क्या तुम सच में गंभीर हो? अंत में मैंने वही विकल्प चुना जिससे मेरी बची खुची इज्जत कम से कम थोड़ी सुरक्षित रह सके। 100 साल तक पहाड़ों में कैद रहने के बाद आखिरकार मुझे आजादी मिल गई। अब मैं बाहरी दुनिया देख सकता था। ज्यादा समय नहीं बीता और हमारा 3 लोगों का परिवार चिंग्यू डायनेस्टी पहुंच गया। जैसे ही हम इंपीरियल कोर्ट में दाखिल हुए, शेन किकी ने सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स के सामने सीधे घोषणा कर दी, आज से ये इंपीरियल लॉर्ड होंगे और शेन चिंग चिंग हमारी प्रिंसेस होगी। सभी मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि डायनेस्टी को अचानक एक इंपीरियल लॉर्ड और 4 साल की प्रिंसेस दोनों मिल जाएंगे, लेकिन अपनी दबंग एम्प्रेस के सामने विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार वे सब झुक गए और बोले, ग्रीटिंग्स इंपीरियल लॉर्ड, ग्रीटिंग्स योर हाइनेस। उसके बाद मैं जनरल निंगवू के साथ महल में घूमने लगा ताकि आसपास के माहौल से परिचित हो सकूं, जबकि शेन किकी 3 नष्ट हो चुकी डायनेसीज के बचे हुए अवशेषों को खत्म करने की योजना पर चर्चा करने लगे। केवल कुछ घंटों के भीतर ही कोर्ट की खबर पूरे साउथर्न रीजन में आग की तरह फैल गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि चिंग्यू डायनेस्टी को अचानक एक इंपीरियल लॉर्ड और एक छोटी प्रिंसेस मिल गई है। जहां तक मेरी बात थी, आम लोग मुझे उस आदमी के रूप में देखने लगे थे जिसने एम्प्रेस का दिल चुरा लिया था। इस समय मैं एकेडमी के भीतर आराम से घूम रहा था और अनगिनत युवा लड़कियां मुझे खुलकर निहार रही थीं। कुछ फुसफुसाईं, इंपीरियल लॉर्ड कितने हैंडसम हैं। दूसरी बोली, ये तो हैंडसम मेन रैंकिंग्स के तियान हुआजी से भी ज्यादा आकर्षक हैं। उनकी बातें हर जगह मेरा पीछा कर रही थी। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना ने पूरे आसमान को हिला दिया। सभी लोगों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। एक विशाल तलवार आकाश में प्रकट हुई थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसके सामने स्वर्ग और धरती तक कांपते हुए लग रहे थे। उसकी नोक सीधे इंपीरियल पैलेस की तरफ इशारा कर रही थी। अगले ही पल दर्जनों काले वस्त्र पहने लोग महल के ऊपर दिखाई दिए। उनके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना भयावह था कि अनगिनत लोग लगभग घुटनों के बल गिर पड़े। यह देखकर मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने मन ही मन कहा, कितने घमंडी हैं। आज मेरा आधिकारिक नियुक्ति दिवस था और फिर भी कोई यहाँ आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहा था। मैंने बस अपनी आस्तीन हल्के से झटक दी और वह दम घोंटने वाला दबाव बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसी समय एकेडमी के भीतर से प्रकाश की 2 किरणें निकलकर इंपीरियल पैलेस में पहुंच गईं। मैंने उनकी ऑरा तुरंत पहचान ली। दोनों एक्सपर्ट्स 8th लेयर अर्थ रेल्म में थे, यानी शन चीकी से भी एक रेल्म ऊपर, लेकिन उनके चारों ओर घनी डेथ एनर्जी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे अपनी उम्र की सीमा तक पहुंच चुके हैं और आगे प्रगति नहीं कर सकते। अगले ही पल काले रंग की लपटें धारण किए एक व्यक्ति सभी के सामने प्रकट हुआ। उसने उन दोनों एल्डर्स को देखकर उपहास से कहा, तुम दोनों बूढ़े जीवाश्म भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत रखते हो? वह और कोई नहीं बल्कि हेडी था, 3 नष्ट हो चुकी डायनेस्टीज का आखिरी जीवित राजकुमार। उसका असली नाम जू जियांगचेन था और उसकी कल्चरेशन 5th लेयर एम्परर रीलम तक पहुंच चुकी थी। पहले चिंग्यू डायनेस्टी के पास 8 लेट स्टेज एम्परर रीलम एक्सपर्ट्स थे, लेकिन 3 डायनेस्टीज के खिलाफ हुए युद्ध में उनमें से 6 मारे जा चुके थे। जुओ जांगचेंग का यहाँ आने का उद्देश्य बहुत सीधा था। वह चिंग्यू डायनेस्टी को भी उन्हीं 3 डायनेस्टीज की तरह पूरी तरह मिटा देना चाहता था। उसकी भयावह हंसी आसमान में गूंजते ही इंपीरियल सिटी के भीतर हजारों आकृतियां तेजी से इकट्ठा होने लगी।
ये सभी वे जासूस थे जिन्हें उसने वर्षों पहले चिंग्यू डायनेस्टी में छिपा कर रखा था। यहाँ तक कि जब 3 डायनेस्टीज नष्ट हो रही थीं, तब भी उसने उन्हें वापस नहीं बुलाया था। वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। 3000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स अचानक प्रकट हो गए। उनमें सबसे कमजोर व्यक्ति भी किंग रियलम में था। यह वही अंतिम ट्रम्प कार्ड था जिसे उसने चिंग्यू डायनेस्टी को नष्ट करने के लिए तैयार किया था। अगर शेन किकी ने वर्षों पहले अचानक इंपीरियल वॉर शुरू करके उसकी योजनाओं को नष्ट न किया होता, तो केवल 10 साल के भीतर वह पूरी डायनेस्टी को आसानी से पलट देता। तभी इंपीरियल पैलेस के भीतर से शनचिकी बाहर निकली। उसने शानदार क्रिम्सन रोब पहन रखा था और उसकी एम्प्रेस ऑरा ने आते ही पूरे बैटलफील्ड को दबा दिया। उसने जुओ जंगचेंग को देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम 3 डायनेस्टीज की बची हुई गंदगी के अलावा कुछ नहीं हो। चूंकि आज तुम यहाँ आए हो तो अपनी जान यहीं छोड़कर जाओ। उसके बोलते ही उसके पीछे एक विशाल केओस फायर लोटस प्रकट हो गया। उसकी ऑरा ऐसी थी मानो स्वर्ग और धरती को भी जला सकती हो। जू जियांगचेन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन फिर भी वह हंस पड़ा। उसने कहा, शेन किकी, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी लाइफ स्पैन की बलि दे दूं? यह कहते ही उसके शरीर की लाइफ फोर्स तेजी से गायब होने लगी। जैसे ही जू जियांगचेन ने अपनी बात खत्म की, उसके हाथ में जल रही काली आग भयावह गति से फैलने लगी। कुछ ही पलों में वह एक विशाल डेथ फॉर्मेशन में बदल गई, जिसने शेन किकी को पूरी तरह अपने भीतर कैद कर लिया। उसी समय चिंग्यू डायनेस्टी के सैनिक और 3 नष्ट हो चुकी डायनेस्टीज के बचे हुए योद्धा आपस में भीषण युद्ध में भिड़ गए। फॉर्मेशन के भीतर फंसी शनचिकी को देखकर जुओ जांगचेंग जोर से हंसा और बोला, शेन किकी, आज तुम्हारी मौत का दिन है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं अपनी आंखों से चिंग्यू डायनेस्टी का विनाश नहीं देख पाऊंगा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसके शरीर की आखिरी लाइफ फोर्स भी हवा में बिखर गई। लेकिन उसकी हंसी अब भी स्वर्ग और धरती के बीच गूंजती रही। पूरे बैटलफील्ड में लड़ रहे काले वस्त्रधारी कल्टीवेटर्स अचानक रुक गए। भले ही वे जानते थे कि आज उनकी मौत लगभग तय है, फिर भी सभी ने उस दिशा में झुककर प्रणाम किया जहां जू जियांगचेनग गायब हुआ था। उन्होंने एक साथ कहा, विदा माय लॉर्ड, हम मिशन पूरा करेंगे। यह दृश्य देखकर चिंग्यू डायनेस्टी के अनगिनत लोग भावुक हो उठे। जुओ जांगचेंग में सचमुच एक महान शासक बनने के सारे गुण मौजूद थे। अगर उसका जन्म 20 साल पहले हुआ होता, नहीं, केवल 10 साल पहले भी हुआ होता, तो शायद चिंग्यू डायनेस्टी वास्तव में उसके हाथों गिर चुकी होती। लेकिन शेन चिकी को इस पूरी स्थिति में कुछ बेहद गलत महसूस हो रहा था। उसे घेरने वाला फॉर्मेशन शक्तिशाली जरूर था, मगर इतना नहीं कि उसे मार सके। जैसे ही वह फॉर्मेशन तोड़कर बाहर निकलती, युद्ध समाप्त हो जाता। जुओ जांगचेंग जैसा व्यक्ति यह बात न समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर उसने अपनी सारी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी? यही सवाल उसके मन में उठा ही था कि अचानक आसमान फट गया। एक विशाल दरार खुली और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। वह डोंगफेंग जियान था। ऊपर से नीचे देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी का अनुरोध स्वीकार किया है, इसलिए एक तलवार चलाने आया हूँ। अगले ही क्षण उसकी सोर्ड इंटेंट ने पूरे आकाश को चीर दिया। अनंत सोर्ड लॉज किसी अथाह नदी की तरह फूट पड़े और पूरी दुनिया में फैल गए। ऐसा लग रहा था मानो उस तलवार के नीचे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उस समय शेन किकी पूरी तरह फॉर्मेशन तोड़ने में व्यस्त थी और पीछे से आने वाले इस हमले का सामना करने का उसके पास कोई अवसर नहीं था। चिंग्यू डायनेस्टी के 2 8th लेयर एम्परर रेल्म एल्डर्स तुरंत अपनी पूरी शक्ति के साथ फूट पड़े। वे अपनी जान देकर भी शनचिकी को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें घेरने वाले काले वस्त्रधारी दुश्मन ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर शेन किकी मर गई तो चिंग्यू डायनेस्टी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वे एक एक करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगे। वे सिर्फ कुछ पल खरीदना चाहते थे ताकि दोनों एल्डर्स समय पर न पहुंच सकें। जब सभी को यकीन हो गया कि एम्प्रेस अब बच नहीं सकती, तभी मेरी आकृति अचानक शनचिकी के पीछे प्रकट हुई। जैसे ही मैंने अर्थ स्वॉर्ड होयू को बाहर निकाला, एम्प्रेस स्वॉर्ड की ऑरा फूट पड़ी। कुछ क्षण पहले तक अजेय लग रही डोंगफेंग जियान की स्वॉर्ड एनर्जी अचानक ऐसी भागने लगी जैसे किसी प्राकृतिक शिकारी का सामना कर लिया हो। मैंने डोंगफेंग जियान की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, तुमने किसी का अनुरोध स्वीकार किया और एक तलवार चलाई, तो संयोग से मैंने भी किसी का अनुरोध स्वीकार किया है और अब मैं भी एक तलवार चलाने जा रहा हूँ। ध्यान रखना, इसे रोक लेना। इतना कहकर मैंने अपनी तलवार घुमा दी। देखने में वह हमला बिल्कुल साधारण था। न कोई चमकदार रोशनी थी, न कोई दुनिया हिला देने वाला दृश्य। लेकिन जैसे ही सोर्ड एनर्जी प्रकट हुई, पूरे अंतरिक्ष में अनगिनत दरारें फैल गईं। यहाँ तक कि शून्य भी उस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था जो उस एक वार में छिपी हुई थी। अगले ही पल आसमान से रक्त बरसने लगा। स्वर्ग और धरती ने शोकपूर्ण चीखें निकालनी शुरू कर दी। यह वही हेवनली फिनोमिनॉन था जो केवल तब प्रकट होता था जब कोई लेट स्टेज एम्परर रियलम एक्सपर्ट मरता था। चिंग्यू डायनेस्टी का हर व्यक्ति भय से कांप उठा। डोंगफेंग जियान मर चुका था। वही डोंगफेंग जियान, डोंगफेंग इंपीरियल क्लैन का सर्वोच्च प्रतिभाशाली जीनियस, जिसे पिछले 3000 वर्षों की सबसे महान प्रतिभा कहा जाता था।
किंवदंतियों के अनुसार युवावस्था में उसने खुद अपनी आंखें नष्ट कर दी थीं, क्योंकि उसे लगता था कि बाहरी दृश्य उसकी सोड पाथ में बाधा बनते हैं। लेकिन ऐसा भयानक व्यक्ति भी मेरी तलवार के सामने जवाबी हमला तक नहीं कर पाया। डोंगफांग जियन की मृत्यु के साथ ही तीनों डायनेस्टीज के बचे हुए लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। युद्ध अंततः समाप्त हो गया। इस लड़ाई के बाद मेरी प्रतिष्ठा पूरे सदर्न रीजन में विस्फोट की तरह फैल गई। एक ही रात में मैं उस व्यक्ति से, जिसे लोग चुपके चुपके एम्प्रेस का दिल चुराने वाला चोर कहते थे, एक ऐसे पियरलेस एक्सपर्ट में बदल गया जो एक ही बार में लेट स्टेज एम्परर रेल्म एक्सपर्ट को मार सकता था। दूसरी तरफ डोंगफांग इंपीरियल क्लैन के भीतर डोंगफांग जियन की सोल लैंप अचानक बुझ गई। यह देखते ही क्लैन लीडर डोंगफेंग मिंग के शरीर से 9 लेयर एम्परर रियलम की भयावह ऑरा फूट पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन था? मेरे बेटे को किसने मारा? तुरंत जांच करो, मैं उसे अनंत काल तक पीड़ा दूंगा। ज्यादा समय नहीं लगा और डोंगफांग जियन की मृत्यु की पूरी जानकारी क्लैन तक पहुंच गई। सच्चाई जानने के बाद डोंगफांग क्लैन के तीनों 9th लेयर एम्परर रियलम एंसेस्टर्स असामान्य रूप से शांत हो गए। डोंगफांग जियन वर्तमान क्लैन लीडर का पुत्र था। केवल 3000 वर्ष की आयु में वह एम्परर रियल्म तक पहुंच चुका था और उसे वह व्यक्ति माना जाता था जिसके इमॉर्टल रियल्म में प्रवेश करने की संभावना सबसे अधिक थी। आखिर इस दुनिया में अनगिनत वर्षों से कोई इमॉर्टल नहीं बना था, लेकिन 1000 साल पहले प्रॉफिट यांजीजी ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि इस दुनिया का हेवनली दाओ अधूरा है। इमॉर्टल पाथ टूट चुकी है, लेकिन एम्परर रेल्म एक्सपर्ट्स अब भी पैदा हो सकते हैं। जब दुनिया में एम्परर रेल्म एक्सपर्ट्स की संख्या एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगी, तब इमॉर्टल पाथ दोबारा खुल जाएगी। इसी भविष्यवाणी के कारण डोंगफंग क्लैन ने अपनी पूरी शक्ति डोंगफंग जियन को तैयार करने में लगा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह क्रूर इमॉर्टल पाथ को पार करके क्लैन को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अब उसकी मृत्यु के साथ उनका सारा निवेश और उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थीं। तभी एक एंसेस्टर अचानक खड़ा हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, चिंग्यू एम्प्रेस। उसकी आंखों में भयंकर किलिंग इंटेंट जल रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे उस इंपीरियल लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ। वह व्यक्ति डोंगफांग क्वांग था, एक ऐसा भयावह अस्तित्व जिसने केवल शारीरिक शक्ति के बल पर एम्परर रियल्म हासिल किया था, लेकिन वह एक कदम भी आगे बढ़ा था उससे पहले एक दूसरे एल्डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, फोर्थ ब्रदर, लापरवाही मत करो। बोलने वाला डोंगफेंग मेन था, जो इस समय पूरे डोंगफेंग क्लैन का सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर था। लेकिन डोंगफेंग कुआंग ने सिर्फ ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, लापरवाही? ये तो सिर्फ एक चिंग्यू डायनेस्टी है। डोंगफांग कुआंग के चेहरे पर अब भी गहरा असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर हमारी 9 इंपीरियल क्लैंस को अपनी प्रतिष्ठा और नाम की इतनी चिंता होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि शैन की जैसी एक साधारण महिला पूरे साउदर्न रीजन को एकजुट कर पाती? लेकिन डोंगफेंग मेन ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और धीरे से पूछा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा मुकाबला जियानर से होता तो जीतने का तुम्हें कितना विश्वास होता? यह सुनते ही डोंगफंग क्वांग पूरी तरह चुप हो गया। उसका ऊंचा उठा सिर धीरे धीरे नीचे झुक गया और उसके चेहरे पर दर्द भरा भाव उभर आया। एक बार फिर उसने वही पुरानी बेबसी महसूस की। उसका दूसरा भाई सही कह रहा था। डोंगफंग जियन के सामने उसे अपनी निश्चित जीत का भी भरोसा नहीं था। तो फिर वह उस व्यक्ति को कैसे चुनौती दे सकता था जिसने डोंगफंग जियन को केवल एक तलवार से मार डाला था? तभी डोंगफंग क्लैन के तीसरे एंसेस्टर डोंगफंग हुआ, जो अब तक पूरे समय चुप बैठे थे, अचानक ठंडी आवाज में बोले, सेकंड ब्रदर, क्या हम सच में इस मामले को ऐसे ही छोड़ देंगे? उस आदमी ने जियानर को मार दिया। जो व्यक्ति उसे एक तलवार से मार सकता है, उसकी कल्टीवेशन कम से कम 9th लेयर एम्परर रेल्म तो होगी ही। यह सुनकर डोंगफैंग मैन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। फिर उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। जिस दिन इमॉर्टल पाथ दोबारा खुलेगी, उसी दिन उसकी मौत भी तय होगी। इसी तरह देखते ही देखते 10 साल और बीत गए। उन 10 वर्षों के दौरान शन चिकी ने मुझे एक और बेटी दी। उसका नाम मिंग लिंगर रखा गया। जहां तक मेरी बड़ी बेटी शन चिंगचिंग की बात थी, वह 2 साल पहले ही घर छोड़कर विंगसिन सोर्ड सेक्ट में सोर्ड्समैनशिप सीखने चली गई थी। उसने मुझसे सीधे तलवारबाजी क्यों नहीं सीखी? इसकी वजह बहुत आसान थी। अगर उसे सोर्ड टेक्निक्स चाहिए होती तो मैं उसे जितनी चाहे उतनी दे सकता था, लेकिन अगर वह मुझसे कल्टीवेशन सिखाने को कहती तो मैं सिर्फ अजीब सी मुस्कान ही दे सकता था। लोगों को सिखाना कभी मेरी ताकत नहीं रही थी। एक दिन छोटी मिंग लिंगर ने मेरी आस्तीन पकड़ ली और अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। उसने मासूम आवाज में कहा, डैडी, मुझे बिग सिस्टर की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे उनसे मिलने ले चलेंगे प्लीज? मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, तुम्हारी मदर ने सख्त आदेश दिए। जब तक तुम उनके दिए हुए सारे बुक्स खत्म नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं। यह सुनकर मिनंग लिंगर ने अपने गाल फुला लिए और जिद्दी अंदाज में बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिस्टर की याद आ रही है। डैडी प्लीज। उसकी प्यारी सी शक्ल और मीठी आवाज सुनकर मेरा दिल लगभग पिघल गया।
खुद को तुरंत हाँ कहने से रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। लेकिन असली वजह कुछ और थी। मैं उसे वहां ले ही नहीं जा सकता था क्योंकि शेन चिंग चिंग अब स्वॉर्ड सेक्ट में नहीं थी। वह तो लोअर वर्ल्ड में भी मौजूद नहीं थी। सिस्टम के अनुसार 2 दिन पहले वह वेंक्सिन स्वॉर्ड सेक्ट के एक सीक्रेट रेल्म में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन वह कोई साधारण सीक्रेट रेल्म नहीं था। वेंक्सिन सीक्रेट रेल्म उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और असाधारण चीज थी।